Hello everyone and very good afternoon or good evening rather. So today in the class we are going to quickly read circular motion. Quickly we will revise simply. तो circular motion के dynamics को हम लोग read करेंगे. जहां जहां से भी क्वेश्चन आता है, जिस जिस पोर्शन से भी क्वेश्चन होगा, उन सारे पोर्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल एग्जांपल जो होता है ना सर्कुलर मोशन का. फिजिक्स में जो सिंपल एग्जांपल हम देते हैं फॉर डायनेमिक थिंग, दैट इज प्लैनेट्स अराउंड सन, जो कि हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, है ना. जैसे हमने देखा था कि जो सन होता है, सन सन के चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं. डन. एंड व्हाई दे आर एबल टू गो राउंड एंड राउंड इन ऑर्बिट अराउंड सन, क्योंकि सन और प्लैनेट्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बुलाते थे. एंड दिस फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग दिस थिंग, दिस प्लैनेट्स गो राउंड एंड राउंड अराउंड द सन. डन है. सो मेरे कहने का मतलब ये, इस टॉपिक में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि सर्कुलर मोशन तुम्हें कहीं भी दिख रहा हो, प्लैनेट्स अराउंड सन, या फिर पेंडुलम जब वर्टिकल सर्कल में जा रहा हो, हॉरिजेंटल सर्कल में जा रहा हो, जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, हर मोशन के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, राइट. सो वो फोर्स की वजह से ही बॉडी क्या है, सर्कुलर मोशन में जा पा रहा है ना. जैसे यहाँ पे हमने देखा कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड सर्कल में जा रहा है. एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम ऑर्बिट को सर्कुलर लेकर चलते हैं, द वे वी डिड इन ग्रेविटेशन. डन है. और यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, उसको हमने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स. डन है. तो हमेशा जब भी हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं ना, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एक सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर होगा, जिसके अराउंड सर्कल है और उस सर्कल में बॉडी मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट. दिस इज द सिनेरियो. अगर मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि यहाँ पे जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस केस में सेंटर कहाँ होगा. तो मैंने ग्रेविटेशन में काफी डिटेल में पढ़ाया था. सॉरी द पीपल हु हैव जॉइंड जस्ट नाउ. हरमीत, गुड इवनिंग. लेट मी टेल देम, आज के क्लास में हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को क्विकली एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है. नो, इट्स फाइन. एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस. डन. सो तुम लोग को ग्रेविटेशन में याद होगा कि मैंने बोला था कि जब दो मास एक दूसरे के अराउंड सर, अगर इफ देर आर टू मासेस एंड इफ वन इज moving in a circular motion around another, then how we will calculate center of that circle. तो सेंटर कैलकुलेट करने का सिंपल, यहाँ पे तो तरीके में नहीं जाना, क्योंकि सन का अगर मास देखो और प्लैनेट, सपोज कर लो ये अर्थ है, अर्थ का मास देख लो, तो सन का जो मास होता है ना, वो है तुम्हारा इतना टाइम्स ग्रेटर, इतना ज्यादा हेवियर है. डन. इतना ज्यादा हेवी है वो अर्थ से. सिंस ये बहुत ज्यादा हेवी है, हम क्या मान लेते हैं कि सन ही सेंटर है, यानी कि सन को हम ऑलमोस्ट रेस्ट में मान लेते हैं. एंड देन वी सी कि अर्थ इज गोइंग अराउंड इट इन अ सर्कल. डन. तो अर्थ और सन, प्लैनेट और सन के बीच में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, उस सर्कुलर मोशन का सेंटर कौन है, सन इटसेल्फ. क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि सन का मास काफी ज्यादा है. इन जनरल हम सेंटर कहाँ लेते हैं, अगर तुम लोग को ग्रेविटेशन याद होगा, अगर हमारे पास दो मास हो m1 m2, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि m2 इज गोइंग इन अ सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ m1, तो बताओ सर्कल का सेंटर कहाँ होगा. सो इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि सर्कल का सेंटर इन दोनों मास के सेंटर ऑफ मास के पास होगा. देन दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. बट यहाँ पे अगर तुम देखो, सन और अर्थ में सन बहुत ज्यादा हेवी है, तो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास सन के पास है. इतना पास है कि वी कैन अज्यूम कि सन पे ही सेंटर ऑफ मास है, राइट. एंड दैट इज व्हाई वी आर ट्रीटिंग हियर सन एज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड अर्थ इज गोइंग राउंड इट, राइट, इन अ सर्कल. डन है. तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट थिंग्स. क्लियर. अब यहाँ पे देखो, इस सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सिंपल, अगर अगर मैं बोलूं कि अर्थ जो है वो v वेलोसिटी से सर्कल में जा रहा है, देन यू विल से सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ g इंटू मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, where r is distance between earth and sun, and this is equal to
mv²/r। यहाँ से हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाला था, राइट? सो यहाँ से अगर v निकालोगे, दिस इज मास ऑफ अर्थ बेसिकली, सो इट विल गेट कैंसिल्ड एंड यू विल गेट इट लाइक gms/r रूट अंडर। सो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। देन सर्कुलर मोशन का केस हुआ, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, आई मीन हियर ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, राइट? सिमिलरली मैंने केसेस बताए थे कि अगर मास, जैसा कि अभी भी बताया मैंने, m1 हो, m2 हो, और तुमसे क्वेश्चन में अगर कहा जा रहा है कि m1 m2 आर मूविंग इन अ सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, कितना लग रहा है, gm1 m2 बाई, सपोज कर लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर है। सो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू masses इज दिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से m1 भी सर्कल में जा रहा है और m2 भी सर्कल में जा रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि m2 का वेलोसिटी बताओ, कितने वेलोसिटी से वो सर्कल में जा रहा है, हाउ विल यू कैलकुलेट? तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि उस सर्कल के सेंटर को लोकेट करना है, ठीक है? तो सेंटर को लोकेट करने का इजी तरीका क्या है? सेंटर ऑफ मास निकाल लो। तो यहाँ पे दोनों के बीच का मास डिस्टेंस है r। सपोज कर लो मैंने इसको 0 0 मान लिया, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, xcm अगर मैं निकालू, तो m1 ओरिजिन पे है, m2 है तुम्हारा r डिस्टेंस पे, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो दिस इज xcm, राइट? लेट्स से कि m1 m2 से बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्टेड होगा, तो लेट्स से xcm इज हियर, डन है? So if m1 is going in a circle, then its center will be this point and it will move like this in a circle, ठीक है? सिमिलरली इफ m2 is going in a circle, उसका भी सेंटर यही होगा, यानी कि तुम्हारा सर्कल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका सेंटर ये होगा। सॉरी, मेरा सर्कल दिख नहीं रहा, सेंटर शिफ्टेड लग रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक द पॉइंट क्लियर कि जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, दोनों के सेंटर ऑफ मास के पास होगा उस सर्कल का। तो अगर तुम्हें m2 का वेलोसिटी निकालना है तो क्या लिखोगे? I mean, why m2 is going in a circle? Because on it, gravitational force is acting towards the center. Done it? So g m1 m2 by r square will be equal to g into m, sorry, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, मास m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ m2, v2 ले लेती हूँ मैं, स्क्वायर बाई रेडियस। तो अगर ये डिस्टेंस मैंने x cm लिया है तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस x cm का स्क्वायर। So this thing we have already done while I was teaching you gravitation, वहां पे मैंने बताया था। So this is how you can calculate v2. Similarly, you can calculate v1 if you are asked ki with what velocity m1 will go round in a circle because of mutual gravitational force acting between m1 and m2, so that you can easily calculate, right? कर सकते हैं ना? Hello Dhruvi, done it? So anyone having any doubt so far? I will just take you through all sort of circular motion dynamics. After that we will do questions. सर्कुलर मोशन का पोर्शन जो ग्रेविटेशन में है वो क्लियर है सबको? Or anyone having any doubt? JNV, Junagadh, Kolhapur, Harmit, Dhruvi. Dhruvi, you joined just now. I don't know if it is clear or not. Let me know. Clear है? Clear है? चलो, thank you. So there is no point of elaborating it more, है ना? आगे बढ़ते हैं. Turning of a vehicle on a level road. I mean, road is flat. It's not bank. Banking हटा दिया है अभी के syllabus से. So let's not read it as of now. Done है? So just on level road I am going to talk about. जैसे यहाँ पे देख लो, ये कार है और तुम अगर व्हीकल ड्राइव किए हो, if you are driving and if the road is somewhat curved like this, then I mean there is a chance of skidding. I mean there is a chance कि एक्सीडेंट होने का चांस ऐसे रोड्स पे ज्यादा होता है। व्हाई इट इज लाइक दैट? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब जब गाड़ियां कर्व पोर्शन पे जा रही है ना, तो सम व्हाट इट इज मूविंग इन अ सर्कल, इट इज मूविंग इन अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, यू कैन से। जैसे यहाँ पे ये पूरा सर्कल ऐसा है और इस सर्कल का थोड़ा सा पार्ट इस रोड पे है ना? सो व्हेन, और दिस रादर दिस पार्ट, राइट? सो व्हेन कार इज गोइंग in this route,
then what will happen? It is moving in a circular motion. And if something is trying to move in a circle, डन है, और ट्राइंग टू मूव इन एन आर्क, देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अगर तुम ऐसे इस रूट पे अगर तुम मूव करना चाहते हो, तो देयर मस्ट बी अ फोर्स विच शुड बी सप्लाइंग अस सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स जो एम वी स्क्वायर बाय आर लिखते हो ना, ये कोई अलग तरह का फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? आई मीन आइदर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, टेंशन प्रोवाइड कर सकता है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर सकता है। सो बेसिकली इन सारे फोर्सेस को तुम एम बी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज। डन है? सो यहाँ पे अगर तुम देखो, तो ये कार जब कर्व में जाएगा, तो देयर शुड बी सम फोर्स जो कि क्या करे, इसको सेंटर की तरफ फोर्स दे। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स हो सकता है? मैंने किसका किसका नाम लिया? ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम लिया, फ्रिक्शन का नाम लिया, नॉर्मल रिएक्शन का भी जिक्र किया मैंने, और क्या हो सकता है? टेंशन बोला। ठीक है, अब तुम ध्यान से सोचो, ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है नहीं क्योंकि सिंगल कार है, टू मास सिस्टम की बात नहीं हो रही, सो ग्रेविटी कैंसिल्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हम कर नहीं रहे क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, दिस ऑल्सो गॉट कैंसिल्ड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टेंशन, इट ऑल्सो गॉट कैंसिल्ड क्योंकि कोई थ्रेड से अटैचमेंट नहीं है, दैट इज सिंपली एन ऑब्जेक्ट। सो टेंशन कब आता है? जब थ्रेड से लगा हो चीजें, ये भी कैंसिल हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। नाउ इफ यू लुक एट द कार, कार पे mg किधर लगेगा? ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कार पे नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, राइट? सो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। सो नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। कौन कर सकता है अब? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इजीली कर सकता है, आई मीन अगर उसकी कैपेसिटी के अंदर है तो, क्योंकि डायरेक्शन सेटिस्फाई हो सकता है। क्योंकि आई हैव टॉट यू, फ्रिक्शन क्या है तुम्हारा? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, राइट? सो इट विल एडजस्ट इटसेल्फ। डन है? सो इसका डायरेक्शन, आई मीन अगर इसके टायर्स की बात करो, तो टायर्स पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर that will be responsible for providing centripetal force in this direction, so friction। डन है? अब मैं ये बोलूं कि ये कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो तुम ये सोचो कि आई मीन मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि जो फ्रिक्शन है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर से। यही रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। एंड वी ऑल्सो नो वन थिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होता है? म्यू एन होता है ना? उससे छोटा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, राइट? प्रीवियस क्लास में हमने काफी डिस्कस किया था इस चीज को। सो अगर तुम यहाँ से देखो, तो एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, और एफ को हमने किससे इक्वेट किया है? एम बी स्क्वायर बाय आर से। सो यहाँ पे लिखोगे एम बी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। सो एन को क्या लिखोगे यहाँ पे? एन इज इक्वल टू एम जी, राइट? So mv square by r less than equal to mu mg, m will get cancelled, v square is less than equal to mu rg, so v is less than equal to root under mu rg। तो वेलोसिटी म्यू आरजी से छोटा है तो स्किडिंग नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, इजिली क्रॉस कर जाएगा। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? रूट अंडर म्यू आरजी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि उसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके, देन देयर विल बी चांस ऑफ व्हाट? स्किडिंग। डन है? सो दिस इज मोशन ऑफ कार on the curved track on a leveled road। This road is leveled, I mean उसका कोई एंगल नहीं बना रहा, जैसे इंक्लाइंड नहीं है वो, रोड ऐसा नहीं है, रोड ऐसा है, समझ रहे हो? सो दैट इज अ लेवल्ड रोड। सो इज इट क्लियर एवरीवन? इफ यू हैव डाउट यू कैन लेट मी। सो क्लियर? दिमाग में एक चीज हमेशा रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग तरह का फोर्स नहीं है। डन है? ओके हरमित, ठीक है, थैंक यू। Gravitational force can be centripetal force in certain situation. Similarly, electrostatic force can be, friction can be, normal can be, tension can be. We will see one by one. ठीक है?
अब देखो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है, नीट में भी आया है, जेईई मेंस में भी आया है। सो सबसे पहला केस तो मैं ये ले रही हूँ कि एक हमारे पास बॉब है, यानी कि छोटा सा बॉल है विच इज कनेक्टेड टू अ थ्रेड, जो कि किससे कनेक्टेड है, एक रस्सी से कनेक्टेड है, थ्रेड से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड दिस इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल मतलब ये तुम थ्रेड ले लो, इससे एक बॉब अटैच्ड है एंड इट इज मूविंग इन दिस सेंस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कल, यानी कि ऐसे ऐसे, नॉट ऐसे ऐसे। ऐसे वाला जो मोशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल सर्कल। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर वर्टिकल सर्कल। तो अब तुम ध्यान से सोचो, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, डन। सो अगर ये सर्कल में जा रहा है, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस दिखाए हैं बॉब के। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे सपोज कर लो बॉब यहाँ है, लेट्स से इट्स वेलोसिटी इज v, लेट्स से। तो अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है और ये सर्कल में जा रहा है ऑफ रेडियस कैपिटल R, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कुछ लगेगा, है ना। एंड दैट नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, है ना। सो तुम ध्यान से देखो, बॉब इज अटैच टू द स्ट्रिंग। सो इस पे सबसे पहले तो एक टेंशन फोर्स लगा ऊपर की तरफ। वाई ऊपर की तरफ? क्योंकि मैंने बोला है टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। एंड अनदर फोर्स विल बी mg in the downward direction, and since it is going in a circle, net force will act towards the center, है ना। Force can also act tangentially, but here tension and mg has no tangential component, so we will say that net force acting towards the center, है ना, that is t minus mg will be equal to what, this whole force t minus mg is responsible for providing centripetal force that is equated to mv square by r, sorry r. So if at this point velocity is v, then we will write equation like this. ये इक्वेशन हमें लिखना है वन पोजीशन पे। अगर तुम टू पोजीशन की बात करो, तो टू पोजीशन पे हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, सो अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, सो टेंशन इज इन दिस सेंस। हियर टेंशन इज समथिंग डिफरेंट, है ना, टेंशन चेंज होगा। हाउ दैट विल चेंज आई विल शो यू। जैसे यहाँ पे अब और mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। सो इफ यू सी हियर, इफ दिस एंगल इज थीटा, if this angle is theta, then force acting in this sense, इसको चलो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। So here it is tension, this is your mg, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा। So here mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, mg cos थीटा, राइट। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। एंड इन दिस सेंस फोर्स विल बी mg sin थीटा। सो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर कितना है, सेकंड केस में अगर तुम लिखो, सेकंड डायग्राम, आई मीन सेकंड स्टेट ऑफ बॉब में अगर तुम लिखो तो क्या लिखोगे, P माइनस mg cos थीटा, T1 लिखती हूँ, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाय r, and then there is a force acting mg sin theta which is acting opposite to the velocity v1, डन है। तो बेसिकली जैसे ही बॉब फर्स्ट पोजीशन से मूव करेगा, mg का एक कंपोनेंट हमेशा इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि वेलोसिटी से ऑपोजिट। सो व्हाट दिस फोर्स विल डू, ये एक टेंजेंशियल फोर्स है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। and this tangential acceleration is oppositely directed with that of velocity. It means ये acceleration और ये force velocity को क्या करेगा, धीरे धीरे घटाएगा। ऐसे भी तुम जानते हो कि अगर कोई चीज सर्टेन हाइट से मोर हाइट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर डाउनवर्ड वर्क कर रहा है एंड बॉब इज गोइंग अप अप ग्रेजुअली, तो इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। हियर आल्सो द सेम केस इज देयर। So mg sin theta is responsible for decreasing its velocity as it will go up, right? So यहाँ पे अगर तुम देखो T1 कितना है, mv1 स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा, है ना। और अगर फर्स्ट केस में अगर तुम निकालो टेंशन, तो टेंशन कितना था, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। सो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, ये mg घट रहा है ना, यहाँ पे mg cos थीटा हो गया। धीरे धीरे ये थीटा क्या होगा तुम्हारा, बढ़ता जाएगा। एंड एज थीटा इंक्रीजेस cos थीटा डिक्रीजेस, राइट। सो ये और घटेगा,
यानी कि टेंशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि टेंशन पहले था mg प्लस mv² बाय आर। mg भी बड़ा है, वेलोसिटी भी बड़ा है। t1 को अगर तुम देखो तो v1 v से घट गया है, और mg cos थीटा mg से छोटा है, सो बेसिकली टेंशन भी क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो if you are moving something in a vertical circle, what will happen as it is going up? What is happening? Velocity is decreasing, first thing, and second thing, tension is gradually decreasing. It's decreasing, right? और टेंशन का जीरो होने का चांस कहाँ पे होगा, ये मुझे बताओ तुम लोग। वेयर इट विल हैव अ टेंडेंसी टू बिकम जीरो? यस, एनीवन? टॉप मोस्ट पॉइंट, है ना? यस हरमित, करेक्ट। सो टॉप पॉइंट पे तुम्हारा सॉरी, टेंशन का क्या टेंडेंसी होगा, जीरो होने का, क्योंकि अगर आप टॉप पॉइंट पे इक्वेशन लिखो ना, यहाँ पे इक्वेशन लिख डालो, तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, सो टेंशन हियर टी डैश लिखो, डन है। एंड हियर mg इज एक्टिंग इन दिस सेंस, लेट्स से हियर वेलोसिटी इज v, सो t डैश प्लस mg इज इक्वल टू व्हाट, mv² बाय आर। अब देखो यहाँ पे टी डैश तुम्हें क्या दिख रहा है, एम वी डैश, वेलोसिटी इज डिफरेंट राइट, वी डैश स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी हो गया, है ना। हर जगह एम जी का टर्म ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्या होने लगा है, माइनस। ठीक है, अब तुम इधर जाओगे तो माइनस में एम जी कॉस थीटा होगा, सो सबसे ज्यादा माइनस टॉप पे हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे तुम सेम इक्वेशन लिखोगे तो एम जी एज सच एम जी नहीं आएगा, एम जी का कुछ कंपोनेंट इधर आएगा, राइट। सो वहां पे जो टर्म माइनस होगा एम बी डैश स्क्वायर बाय आर से, वो एम जी का कुछ कंपोनेंट होगा। लेकिन टॉप पे जो माइनस हो रहा है ना, एम बी डैश स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, मैक्सिमम अमाउंट माइनस हो रहा है, राइट। सो एट द टॉप व्हाट यू विल गेट, minimum tension. So there is a chance at the top string will become slack. Slack का मतलब क्या होता है, slack मतलब होता है लूज। लूज का मतलब क्या हुआ, टेंशन हो गया जीरो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जब टाइट है तो टेंशन है, टाइट नहीं है मीन्स स्ट्रिंग क्या है, लूज है मीन्स टेंशन जीरो है, राइट। So there is a concept called minimum velocity that should be given at the bottom such that it completes a circle. ठीक है, सो सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है, अभी देखो हमने ये देखा कि ये बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी घट रही है, इसका टेंशन घट रहा है ना। एंड टेंशन का जीरो सबसे कम होने का चांस कहाँ है, टी मिनिमम वी विल गेट एट द टॉप, डन है। और अगर सपोज कर लो कि टी मिनिमम का वैल्यू जीरो है, डन, तो तो तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया लूज। अगर स्ट्रिंग लूज हो गया, यू जस्ट इमेजिन इन योर हेड कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, उससे तुमने बॉल को अटैच किया था, ऊपर की तरफ बॉल गया और जस्ट टॉप पॉइंट पे स्ट्रिंग हो गया लूज, तो स्ट्रिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, लूज हुआ, तो बॉल इधर की तरफ ना जाकर, इधर की तरफ ना जाकर, यहाँ पे बॉल था, है ना। जैसे फिजिक्स के टर्म में तुम समझ सकते हो, बॉल था यहाँ पे, टॉप पॉइंट ये है, स्ट्रिंग हो गया लूज, यानी कि टेंशन हो गया जीरो। अब टेंशन हो गया जीरो तो क्या, कैसा फील होगा, ऐसा फील होगा कि ये जो बॉल है वो किसी स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, क्योंकि टेंशन है ही नहीं, राइट। तो उसको ऐसा फील होगा कि चलो कोई यहाँ पे टेंशन वेंशन नहीं है, उसको सीधा सीधा कौन फील होगा, एमजी फील होगा। तो अगर बॉल को सीधा सीधा एमजी फील हो रहा है तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल, है ना, टॉप पॉइंट पे अगर बॉल को सिर्फ एमजी फील हो रहा है तो वो नीचे आएगा, अनलेस एंड अनटिल इफ इट हैज नो वेलोसिटी इन दिस सेंस, है ना। अगर एमजी फील हो रहा है और टुगेदर विद दैट इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो वो ऐसे गिरेगा, है ना। यानी कि सर्किल कंप्लीट करने का चांस तभी होगा जब टॉप पॉइंट पे टेंशन अगर जीरो है तो भी वहां पे वेलोसिटी को नॉन जीरो होना होगा, समझ रहे हो, वेलोसिटी को क्या होना होगा, नॉन जीरो। सो दिस इज द केस दैट वी रीड, then so if a bob is attached with a thread and if it has to complete the whole circle, then we need to provide it some minimum velocity at the bottom such that at the top its tension is getting zero but still it has some velocity left, and because of that left velocity, because of that momentum, it will be pushed towards the left,
and it will be able to complete the circle. ठीक है, so this is the case of minimum velocity. Let's calculate it. अगर calculation करोगे तो suppose कर लो one position पे मैंने वो minimum velocity इसको दिया. So at one position you write first the dynamics, then न्यूटन का second law. So यहाँ पे tension लगा ऐसे T1, ठीक है, डाउनवर्ड गया mg, net force acting towards the center T1 minus mg, and this is equal to mv minimum का square divided by r. This is the case, right? And for v minimum, I'm telling you, यहाँ पे हमने टेंशन को क्या लिया है, 0 लिया है. So in this case, अगर मैं फिर से डायनामिक्स लिखूं at second position, that is at the top, then in the downward sense, that is towards the center, only one force is acting, that is mg, and mg will be responsible for providing centripetal force. So that will be equal to mv dash ka square by r, where v dash is what? Velocity of bob at the top position. Velocity is changing. It's not same throughout the motion, right? So this is this. यहाँ से clearly तुम क्या निकाल सकते हो? V dash. So V dash is equal to how much? M will get cancelled. At the top minimum, I mean, if you are giving minimum velocity at the bottom to complete the circle, in that case, at the top, velocity will be root under RG. So now we have to calculate minimum velocity ka value, V minimum. Then V dash we have got. So what else we can do here? T1 का वैल्यू हम कहीं से पुट नहीं कर सकते, so we cannot use equation 1 to calculate it. Another thing what we can do, तुम लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, अगर थोड़ा बहुत किए हो तो let me know. क्या होगा बताओ? Which equation I should use additionally? Conservation of energy यूज कर सकते हैं. यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो एनर्जी क्या रहेगा? Conserved. And if energy is conserved, it means energy at point 1, that is E1, is equal to energy at point 2, that is E2. So यहाँ से simple तुम लिख डालो, E1 is equal to E2, that is mechanical energy. So energy at 1, mechanical energy at 1 is what? Mechanical energy means sum of kinetic plus sum of potential. So at 1, kinetic energy is how much? Half mv minimum का square plus potential is how much? Let's say हमने इसी को 0 हाइट ले लिया है, ठीक है, बॉटम को हमने क्या ले लिया उस लेवल को? 0. सो पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू 2 पे काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच? हाफ एम वी का स्क्वायर इज हाउ मच? आरजी, है ना, वी डैश का स्क्वायर इज आरजी, प्लस at what height it is the 2 point from the bottom? 2r. So this is equal to mg into 2r. ठीक है, am I correct? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. एम एम हो जाएगा कैंसिल, 2gr प्लस हाफ gr कितना हो जाएगा? हाफ v मिनिमम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5rg/2. 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिल गया v मिनिमम एंड हाउ मच यू आर गेटिंग? 5rg. ठीक है, वेयर r इज द लेंथ ऑफ थ्रेड. क्लियर है सबको? So this is the minimum velocity that we need to give to a bob attached to a string if we have to let it complete the whole circle. Done है? इतना वेलोसिटी अगर दे रहे हो तो वो होल सर्कल कंप्लीट करके आएगा. इससे कम दे रहे हो तो वो बीच रास्ते में ही रह जाएगा, आइदर यहाँ से नीचे गिर जाएगा या फिर कहीं इधर से. डन है? इट वोंट बी एबल टू कंप्लीट द सर्कल. डन है? सो आई होप इट इज क्लियर. इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं, लूपिंग द सर्कल. कंप्लीटिंग द सर्कल को एक और, I mean, this is just a language. Looping the circle, we call it. What does it mean? It means this bob is completing the whole circle. Okay. So what minimum velocity you need to give it at this point? Root under 5 here. Okay. Chalo. Done है. Now bob connected to a rod. एक और केस है जो कि तुम्हारे HC वर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है. अगर तुम लोग थोड़ा बहुत करते हो तो पता होगा कि प्रीवियस केस में मैंने क्या बोला है, बॉब जो है वो थ्रेड से अटैच्ड, राइट? हियर द बॉब इज अटैच्ड टू अ रॉड, and if it is attached to a rod, in this case, what minimum velocity you should provide at the bottom so that it will complete the whole circle. Done. So how the concept is going to change over here? So if I talk about rod, तुम खुद से इमेजिन करो, अगर एक रॉड है तो
क्या वो कभी स्लैक होगा, लूज होगा? थ्रेड का लूज होने का काफी ज्यादा कॉमन सिचुएशन है. वी हैव अ थ्रेड इन आवर हैंड. if we are rotating it, I mean if you are letting it rotate, and if the thread is attached to something and we are rotating it, it is under tension. लेकिन जैसे ही तुमने उसको रेस्ट में कर दिया, थ्रेड क्या हो जाता है? स्लैक, लूज. लेकिन रॉड के केस में सेम चीज होगा? टेंशन जीरो होगा कभी? ये बताओ मुझे. जैसे अभी अभी हमने देखा कि थ्रेड से अगर हमारा बॉब अटैच्ड है, तो सर्कल कंप्लीट करने का टेंशन क्यों हो रहा था? आई मीन व्हाई दैट वाज अ बर्डन? क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा था, टेंशन थ्रेड का घट रहा है. और थ्रेड के पास कैपेसिटी है कि उसका टेंशन जीरो हो सकता है. आई मीन वो उसका नेचर है, राइट? और अगर टॉप पे टेंशन जीरो हो गया, तो इट विल फॉल डाउन इफ एट द टॉप इट हैज नो वेलोसिटी, राइट? And that is why in the previous case, we needed to give minimum velocity at the bottom in such a way that at the top, its velocity is not becoming zero. That was the case, right? Now, in the case of rod के केस में क्या होगा ना, टेंशन जीरो कभी नहीं होगा. ठीक है. So at the top also, when the rod is there at the top with together with the bob, here tension cannot be zero. And if tension is not zero, then even if velocity here is zero, ठीक है, डन है, because of that, I mean it will just keep on going with the momentum. जैसे इसका momentum यहाँ पे क्या था, ये ऐसे चल रहा है ना, ये ऐसे चल रहा है. And if tension is not becoming zero, it will simply go to the left side of the circle. ठीक है, क्योंकि टेंशन जीरो नहीं हो रहा, वो लूज नहीं हो रहा. It won't fall down like this. It will simply go to the left. So if bob is connected to a rod, always remember tension at the top will not get zero. And since it is not getting zero, we can assume कि यहाँ पे velocity अगर zero हो, तो भी this bob will complete the circle. So in this case, we are going to give minimum velocity in such a way that at the top velocity is becoming zero. So let's use it. I mean, let's do it. तो क्या कर सकते हैं हम, बताओ? एनर्जी कंजर्वेशन से सिंपल निकल जाएगा, हमें डायनेमिक्स लिखना ही नहीं है. एनर्जी एट पॉइंट वन, एनर्जी एट पॉइंट टू लिख डालो. वन पे एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज जीरो, क्योंकि मैंने इस हाइट को ही, आई मीन जहां से बॉब पास कर रहा है, इस हाइट को ही मैंने जीरो लेकर चला है. ठीक है. इक्वल टू एनर्जी एट टू, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है. तो टू पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी इंटू टू आर. तो हाउ मच वैल्यू यू गोइंग टू गेट? vm का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर फोर जी आर. So this is your minimum velocity to be given at the bottom such that it will complete the whole circle. ठीक है. I hope you all have understood it. Anyone having any doubt over here? If yes, let me know. Yes. Anybody? Dhruvi, Harmit, JNB, Kolhapur. JNB Morbi is absent today. I don't know. Where are they? Yes. Anybody? सो गए सब? हाय, कोई तो प्रूफ दो कि जगह हो. ध्रुवी, थैंक यू. जगी हो. गुड, वेरी गुड. अब देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी. मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. सो यहाँ पे ये जो है, हमारे पास एक अगेन यहाँ से ऐसे एक सस्पेंशन है, जहां से हमने थ्रेड से एक बॉब को अटैच किया, और हमने उसको सम एंगल पे रखा, ऐसे थीटा एंगल पे, यानी कि बॉब को ऐसे, थ्रेड को ऐसे रखा. इससे तुम्हारा बॉब अटैच्ड है, और अब इसको ऐसे घुमा, ऐसे. ठीक है. तब जो बॉब जिस सर्कल में जाएगा, वो सर्कल तुम्हारा कैसा है? हॉरिजेंटल सर्कल. डन. और इस हॉरिजेंटल सर्कल का सेंटर कहाँ है? यहाँ. डन. सो इफ दिस बॉब इज गोइंग इन अ सर्कल, then there must be some force responsible for what? Responsible for providing centripetal force. अब यहाँ पे centripetal force इस डायरेक्शन में कौन दे सकता है?
अब देखो बॉब तो ऐसे हैंग हवा में है ना। अगर ये हवा में है तो नॉर्मल रिएक्शन नॉट इन द रोल, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तब लगता है जब हम सरफेस से कांटेक्ट में होते हैं, सो नॉट इन द रोल। एंड what else, friction is not there, again not in contact with the surface. Gravitational force not there because we are not talking about two body system. Then what else is remaining? I mean tension is there, right? Tension है ना। अब देखो ध्यान से, टेंशन इस पे इधर की और ग्रेविटेशनल फोर्स है बिकॉज ऑफ अर्थ। अब उसका कंपोनेंट तो हॉरिजेंटल सर्कल की तरफ नहीं जाएगा, कैसे? इसलिए मैंने ग्रेविटी को कट किया। जैसे देखो, अगर बॉडी, अगर ये बॉडी है, ये mg इधर लग रहा है, mg का कोई कंपोनेंट इधर की तरफ नहीं जा सकता ना, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। mg cos 90 इज 0, राइट? सो mg का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर नहीं हो सकता अगर सर्कल हॉरिजेंटल सर्कल है तो। वर्टिकल सर्कल के केस में होगा, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, राइट? यहाँ पे ग्रेविटी कैन नॉट प्रोवाइड एनी कंपोनेंट फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? टेंशन कैन एक्ट। तो टेंशन देखो यहाँ पे टी लगा इधर। अब आप ध्यान से सोचो, अगर तुम लोगों को यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है तो फिर गलत दिख रहा है, नहीं होगा, ठीक है? डायग्राम थोड़ा सा मिसमैनेज्ड है आई गेस, समझ रहे हो ना? जैसे ये ऐसे तुम समझो, ओके नहीं दिख रहा तो मैं एक काम करती हूँ, बैकग्राउंड को, ओके हटा दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना ऐसा, दिस इज लाइक दिस, राइट? अब यहाँ पे है बॉब तुम्हारा, और सर्कल का रेडियस ऐसे है। आई मीन लेट मी टेक अनदर पेन, इट्स नॉट देयर, ओके जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है? देखो यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, वहां पे 90 डिग्री एक्चुअली दिख रहा है, दैट इज व्हाई आई एम फोर्स्ड टू एक्सप्लेन। जैसे देखो ऐसा है ना, ये स्ट्रिंग ऐसे है, यहाँ पे बॉब है और रेडियस ऐसा है रेडियस, है ना? तो टेंशन इधर है। अब इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा? अगर ये एंगल, ये वाला एंगल थीटा है, तो टी कॉस थीटा वर्टिकली अप होगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा, राइट? सो यू नीड टू बी केयरफुल हियर। जैसे देखो टेंशन टी का, एक सेकेंड जस्ट, हाँ, टेंशन टी के लिए अब ध्यान से सोचो, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा थीटा, सो दिस इज योर टी कॉस थीटा। एंड ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? टेंशन का एक कंपोनेंट किधर की तरफ है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है, और वो कितना होगा? टी साइन थीटा, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन थ्रेड एंड वर्टिकल लाइन, डन है? सो टी साइन थीटा, here only force acting towards the center is what? T sin theta. So T sin theta will provide here what? Centripetal force. So this is equal to mv square by r. So ऐसे सर्कल को अगर तुम्हें सॉल्व करना है ना, you will apply this thing. It came last year in JEE Mains and last to last in NEET. So this is very common again. ठीक है? अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमने देखा है, टर्न टेबल देखा है ना? ये ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ पे हम बैठे होते हैं, है ना? और ये ऐसे की तरफ घूमता रहता है, ऐसे चारों तरफ गोल 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 जा रहा है ना? जैसे यहाँ पे बच्चे सो गए और वो टर्न टेबल ऐसे राउंड राउंड घूमेगा, है ना? सो सपोज कर लो, इफ आई एम सिटिंग हियर एंड दिस टर्न टेबल इज मूविंग विथ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लेट्स से, then which force is responsible for providing centripetal force here? जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, तो जैसे ही ये राउंड टेबल ओमेगा से घूमेगा, तो मैं भी इस सर्कल में जा रही हूँ ना, ओमेगा से मैं भी घूम रही हूँ। इसका मतलब मैं सर्कल में घूम रही हूँ with angular velocity omega. So something must be providing here for me centripetal force. Otherwise मैं यहाँ रेस्ट में बैठी नहीं रहूंगी. I will be thrown away. Right? So which force here will be responsible for providing centripetal force? So अगर ध्यान से देखो, तो mg तो नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि मैं ऐसे बैठी हूँ, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स को इधर की तरफ जाना है। आई मीन देयर शुड बी सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो mg का कंपोनेंट इधर की तरफ हो नहीं सकता, नॉर्मल का हो नहीं सकता, ओनली वन फोर्स इज लेफ्ट, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है? सो फ्रिक्शन हियर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv² by r, और m ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि हम v को क्या लिखते हैं, ओमेगा आर। अगेन यू कैन डिफाइन कि ये टर्न टेबल कितनी मैक्सिमम स्पीड से जाएगा सच दैट यू वोंट बी थ्रोन अवे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड एफ को तुमने एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखा है, सो एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। प्लीज रिमेंबर दिस इनइक्वालिटी इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत खुलते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो दिस इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग टू पुट इट इन हियर, देन यू कैन सी, क्या दिख रहा है तुम्हें, ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई आर, डन है। वेलोसिटी पूछता है तो ओमेगा को क्या पुट करोगे, v बाई आर, देन यू विल गेट द वैल्यू, राइट। सो दिस इज दिस थिंग। और एक चीज और, तुम लोग सर्कस अगर गए होगे तो यू मस्ट हैव सीन वन थिंग, दैट इज योर टर्न टेबल, सॉरी नॉट टर्न टेबल, दैट इज कॉल्ड मौत का कुआं, राइट। मौत का कुआं में क्या होता है, देखो ऐसे साइकिल लोग चला पाते हैं, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन ऐसे खड़ा है सिंपल, और वो ऐसे 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 इस रोटेटर के साथ घूम रहा है, डन, समझ रहे हो, यानी कि अगर ये रोटेटर ओमेगा से घूम रहा है तो ये पर्सन भी ओमेगा से घूम रहा है। How is it possible? I mean, if it is going round in a circle, then something is providing centripetal force here. Which force here will provide the centripetal force? Anyone can tell me? कौन सा फोर्स होगा बताओ। तुम सोचो तुम दीवार से लगे हो, अभी तुम क्लासरूम में इमेजिन करो, दीवार है, दीवार के पास तुम जाके ऐसे खड़े हो गए, और तुम्हारा जो कमरा है ना वो चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लगा। सो विच फोर्स हियर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, यस ध्रुवी, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, great. Anyone else? Anyone else? Harmit, are you there? Okay. So you are just pasted on the wall. Imagine like कि तुम्हें ना वॉल में पेस्ट कर दिया गया। So अगर तुम वॉल में पेस्टेड हो तो तुम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ध्यान से सोचो। mg है ना, ऐसे mg नीचे की तरफ, और सरफेस का जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन क्या लगेगा, क्योंकि तुम इमेजिन करो तुम्हें वॉल पे पेस्ट कर दिया गया, तुम वॉल पे पेस्टेड नहीं रह सकते, तुम किधर स्लाइड करना चाहोगे, नीचे स्लाइड करने लगोगे बिकॉज ऑफ mg। तो फ्रिक्शन विल अपोज दिस मोशन, फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस सेंस, राइट। सो तुम वहां पे अगर रुके हुए हो, इसका मतलब mg फ्रिक्शन के बराबर है, नीचे नहीं गिर रहे। साथ साथ तुम टर्न टेबल की तरफ, आई मीन रोटेटर की तरफ तुम, आई मीन फेंके भी नहीं जा रहे हो, यू आर जस्ट देयर। आई मीन ओमेगा से ये मौत का कुआं घूम रहा है, लेकिन तुम ओमेगा से कहीं, आई मीन टर्न टेबल के मूव करने की वजह से यू आर नॉट गेटिंग थ्रोन अवे, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो। सो समथिंग मस्ट ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू सेंट्रीपिटल फोर्स, अदरवाइज यू विल गेट थ्रोन अवे, राइट। सो वो कौन सा फोर्स होगा, अगर तुम इमेजिन करो खुद को वॉल पे रेस्ट करके, तो वॉल को तुमने कुछ, जैसे मैं चेयर ले लूं, चेयर के बॉटम को मैंने ऐसे प्रेस किया, तो आई एम प्रोवाइडिंग इट सम फोर्स, राइट। So the surface of chair will also give me some force backward, and that is called normal reaction here, right? So यहाँ पे normal reaction जो होगा वो तुम्हारा towards the center of मौत का कुआं, and that will be responsible for making it go round and round like this, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी चीज है, यहाँ पे चीजों को हम काफी एडजस्ट करते हैं सो दैट उसका नॉर्मल रिएक्शन मौत के कुआं के, आई मीन नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ये नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो दे मेक इट लाइक दिस सो दैट थिंग्स डजंट गो रॉन्ग। ओके, सो दिस इज ऑल फिजिक्स, डन है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चन, पहला ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सर्कल है। So let me know your answers if you get. Take your time first.
This came in JMINS 2024. Yes, I hope you people are doing it. Not getting? Should I do or should we do it together? देखो क्वेश्चन क्या है. A ball of mass half kg is attached to an end of a string having length half meter. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. Done it? So this is the vertical axis and around it, it is going in a horizontal circle. I mean in this circle it is going. Okay? The maximum tension that the string can bear is 3 to 4 Newton. I mean maximum tension जो string में हो सकता है, that is this much Newton. The maximum possible value of angular velocity. So what will be the maximum possible value of angular velocity? This is the question. So simply you have to write the dynamics. I mean Newton's second law ka equation. So it is going round and round in a circle, horizontal circle like this. Okay. At any point, let's say ball is here. So here if we write the forces acting on the ball, अगर लिखो तुम लोग dynamics लिखो इसका, tension T away from the body, mg acting downward. mg will have no component towards the center of circle, right? So it is not responsible at all for providing centripetal force. अब टेंशन की आप बात करो तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है. This angle will get theta. So tension has two components, one in the vertically upward direction, T cos theta. यानी कि mg will be equal to T cos theta. क्योंकि जो हमारा बॉल है वो वर्टिकली कहीं मूव नहीं कर रहा. Vertically it is in rest, right? It's moving in a horizontal circle. So vertical component of forces are cancelling out each other, right? This is happening. Now what about another component, that is T sin theta? So because of T sin theta, this ball is going in the circle. So T sin theta is equal to mv ओमेगा निकालना है या v ओमेगा. तो चलो मैं लिखती हूँ m omega square r. Now here maximum value of t can be what? 324 Newton. Now let's talk about radius of the circle. So अगर आप radius की बात करो तो radius कितना होगा? ये है radius, है ना? Let's say this is r. Done. And this is the length of a string. This is L, right? So if we consider this small triangle, R by L will be equal to what? R by L अगर आप ध्यान से देखो तो this is equal to sin theta, right? So R is equal to what? L sin theta. तो यहाँ पे आप लिखोगे T sin theta is equal to m omega square L sin theta. And sin theta will get cancelled over. We have to calculate maximum possible value of omega square. So omega के maximum value के लिए tension का भी आप maximum value रखोगे. So omega square को you are going to put as m तो लिखना होगा, हाँ, t by what you are going to write, ml root under omega.
ठीक है, टेंशन कितना है 324, एंड दिस इज हाउ मच, हाफ इंटू हाफ। सो 324 का रूट क्या होता है 18, 18, एंड दो दो चार, चार ऊपर जाएगा, चार का रूट क्या होगा 2, तो 2 इंटू 18, 18 इंटू 2, राइट? सो दैट विल गिव यू 36 न्यूटन, सॉरी 36 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का वैल्यू। सो ओमेगा वैल्यू शुड बी व्हाट 36। डन है? किसी को डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट ओवर हियर? ध्रुवी, हरमित, JNB, कोल्हापुर, anybody? Anyone facing any difficulty? हरमित क्लियर है? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते फिर, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? डू इट, लेट मी नो। वी हैव टाइम, वी विल डू क्वेश्चंस, ठीक है? लेट्स डू इट। ओके ध्रुवी, वेरी गुड, वेरी गुड, बोथ ऑफ यू गॉट इट। सो सिंपल है ना, यहाँ पे अगर मैक्सिमम ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है, फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा, एंड दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू बाई r। मैक्सिमम निकालना था, राइट? सो मैक्सिमम के लिए फ्रिक्शन भी मैक्सिमम, म्यू mg। डन, वेरी गुड, डू दिस नाउ। वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है, पाई स्क्वायर 9.8 रखना और जी का वैल्यू 9.8 लेना, ऐसा दिया हुआ है ना? मे बी दैट विल सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन, राइट? लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है, डन है? ओमेगा भी गिवन है। एक चीज ध्यान से देखना, ओमेगा है तुम्हारा 10 RPM। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, राइट? और जब भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करते हैं ना m ओमेगा स्क्वायर r से, तो सब कुछ ऐसा यूनिट में लेते हैं, r इज टेकन इन मीटर,
ओमेगा इज टेकन इन रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो इसको रेडियन पर सेकेंड में चेंज करो, 10 रोटेशन पर मिनट, एक रोटेशन का मतलब 2 पाई रेडियन। सो 10 रोटेशन का मतलब 10 × 2 पाई पर मिनट। मिनट को 1 मिनट में इतना है, राइट। सो पर मिनट, मिनट इज इन डिनोमिनेटर, so there you will write 60 second, right? So this is equal to how much? If you look at here, pi by 3 radian per second, ठीक है। सो ओमेगा का वैल्यू आप क्या लिखोगे? पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसको मार्क करो। आई होप तुम लोगों ने किया ही होगा। बॉटम पे अगर हमें निकालना है टेंशन, वेलोसिटी ओमेगा इज गिवन ऑलरेडी। ओमेगा का वैल्यू इज दिस, राइट। एंड व्हाट इज दिस? इज 1 मीटर, राइट। यहाँ पे अगर तुम डायनेमिक्स लिखो तो टेंशन अपवर्ड, नीचे mg। सो व्हाट यू विल राइट हियर, T माइनस mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। सो टेंशन किसके बराबर होगा? mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r। सो अगर टेंशन निकालना है, m को कॉमन ले लो, g का वैल्यू क्या लेना है? 9.8 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा? पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू आर, दैट इज 1। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो पाई स्क्वायर को हमें क्या लेना है? 9.8, राइट, दैट इज 9.8। सो लेट्स टेक इट m 9.8 प्लस जी, कहीं था ना, जी को मैंने मिस कर दिया क्या? नहीं लिखा है। ओके ध्रुवी, वेरी गुड। बट कैलकुलेशन में थोड़ा एरर है, ठीक है, ध्यान से देखो। एम जी, जी को मैंने 9.8 लिखा, पाई स्क्वायर को क्या लिखूंगी? 9.8 डिवाइडेड बाई 9। सो यहाँ से ऐसे हुआ। अब एक काम करो, मास कितना है हमारा? 900 ग्राम। सो दैट इज 9/10 kg, राइट। इंटू 9.8 को आप कॉमन ले लो, इंटू क्या हो जाएगा? दिस इंटू 10/9, है ना। सो आंसर क्या आएगा हर में? यस, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट। सो यहाँ से देखो, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया? 9.8 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर विल बी योर 2। कैलकुलेशन को सही सही लिखना था बस, नथिंग मोर। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नीट 2024 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मुझे मिला प्रीवियस ईयर का, सो आई एडेड इट हियर। लेट्स डू इट एंड देन फिनिश द क्लास। क्वेश्चन इज टू सिंपल, इट वोंट टेक यू मच टाइम। डू इट, लेट मी। Still we have 2 minutes to go, right? So we can finish it. हॉरिजॉन्टल सर्कल का क्वेश्चन है अगेन, तुम्हारे स्ट्रिंग से ही अटैच्ड है बॉब, एंड देन इट इज गोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। सो हरमित, यस, वेरी गुड, इट विल बी दिस, वेरी गुड। यस ध्रुवी, वेरी गुड एवरीवन। आई डोंट नीड टू डू इट नाउ, आई थिंक। सो अगर तुम सिंपल ऐसे भी लेकर चलो कि ऐसे स्ट्रिंग अटैच्ड है एंड दिस इज गोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल लाइक दिस, सो टेंशन विल गिव इट, प्रोवाइड इट व्हाट, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो टी इक्वल टू क्या लिखोगे? एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो इनिशियल केस में दिस इज दिस, फाइनल केस में दिस इज दिस। सो यू सिंपली हैव पुट इन द वैल्यूज एंड यू हैव गॉट द आंसर, राइट। और ये वाला केस था तो यहाँ भी तुम्हारा T1 क्या लिखोगे? T1 साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा 1 स्क्वायर बाई आर। And since we are not changing the length or anything, theta is also not going to change. So we will get the same answer. So answer will be what? 40. ठीक है, थैंक यू, दैट्स सो ग्रेट। सो कल के क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कल के क्लास में हम लोग एनर्जेटिक्स को पढ़ेंगे, आई मीन वर्क एनर्जी, पावर,
का जो थ्योरम है और उसके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, सो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, दैट वी विल कवर इन टुमारोज क्लास. ठीक है. एनी डाउट एनीबडी? किसी के पास कोई डाउट है? If no, all clear. Thank you, Harmit. Thank you, Dhruvi. Okay, then take care of yourself. Bye bye. We will meet tomorrow again at sharp 3 o'clock. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.